हेलो प्यारे बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके थे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स भी किए थे, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा सा बोला जा रहा है कि a chain of length L and mass m lies. A chain of length L and mass m lies of the surface lies of the surface lies of the surface of a smooth hemisphere of radius r. Smooth hemisphere of radius r ग्रेटर देन एल है। ठीक है, रेडियस जो है ग्रेटर देन एल है, विथ वन एंड टाइड टू दी tied to the top of the hemisphere, ठीक है, top of the hemisphere, taking base of the hemisphere as reference line, taking base of the hemisphere as a reference line, find gravitational potential energy of the chain. Find gravitational potential energy of the chain. ठीक है, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है बेटे। ठीक है, इस तरीके से चेन जो है लटका पड़ा है, ये यहाँ पर फिक्स है और इस तरीके से लटका पड़ा है। आधी बात समझ में। इसकी लंबाई टोटल जो है, इसकी टोटल लंबाई क्या है, L है, और इसका टोटल मास क्या है, M है। आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो बेटे अभी तक हमने क्या सीखा है कि अगर ग्राउंड को रेफरेंस माना जाए तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए होता है बेटा, पॉइंट मास के लिए। लेकिन यहाँ पर मास जो है वो पॉइंट नहीं है, मास क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे चेन के ऊपर मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को। तो सिंपली बेटा सबसे पहले क्या करो, ठीक है, ये देखो, इसके साथ थीटा एंगल पर जाओ। ठीक, थीटा एंगल पर जाओ और एक डी थीटा काट लो, है ना, एक छोटा सा एंगल काट लो, डी थीटा। ठीक है बेटा, और ये क्या है, इसका रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये सब क्या है, रेडियस है। आगे बात समझ, ये डी थीटा। तो बेटा ये एक छोटा सा हिस्सा आएगा चेन का, यहाँ पर है ना, चेन का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर कवर होगा। इस चेन के छोटे से हिस्से की लेंथ को आप निकाल सकते हो। कैसे बेटा, प्लेन एंगल यूज करके। ठीक है, ये एंगल डी थीटा है, तो याद करो आपने पढ़ा हुआ है ना, वी नो दैट, है ना, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस हुआ करता था। तो यहाँ पर एक छोटा सा एंगल है डी थीटा, लेंथ मान लो क्या बोलता हूँ उसको, x, और रेडियस आपका क्या है, r है। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, आर डी थीटा। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट मिला है उसकी लंबाई क्या है, आर डी थीटा है। समझ गए बेटा। तो अगर उसका लेंथ निकल गया तो क्या आप मास निकाल सकते हो बेटा, मास ऑफ द एलिमेंट क्या होगा। तो मास ऑफ द एलिमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मास पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा। मास क्या है, यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल मास कितना था, m, टोटल लंबाई क्या था, l। इसको करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब कितने लेंथ का चाहिए मेरे को, आर डी थीटा लेंथ का चाहिए। तो इंटू क्या कर लूंगा मैं, आर डी थीटा। ठीक है, इंटू क्या कर लूंगा मैं, आर डी थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा,
dm मिल गया है ना, उस छोटे से एलिमेंट का मास मिल गया। तो m/l/r/d थीटा, दिस इज द मास ऑफ द एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है बेटा, एक छोटा सा जो एलिमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करता है, पॉइंट मास की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया बेटा, एक पॉइंट मास मिल गया और ये मेरा क्या है, ग्राउंड है। तो अगर मुझे ये H मिल जाए है ना, अगर ये H मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इस H को मैं क्या बोलता हूँ, Y बोलता हूँ। तो कितना होगा ये Y, तो देख पा रहे हो बेटा ये R है ना, तो ये वाला ये R है ना और ये थीटा है, तो ये R cos थीटा हो जाएगा क्या बेटे, ठीक है, ये R है ना, ये R है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तोड़ोगे इसको तो इधर क्या आएगा, R cos थीटा। सो दिस हाइट इज R cos थीटा। सो y इक्वल टू क्या हुआ, R cos थीटा। तो वो एलिमेंट ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर है, R cos थीटा पर। तो इस फॉर्मूले को यूज करके देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो वहां पर आएगा है ना, तो चूंकि छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो बेटा du बोल लेता हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला लगा लूंगा mgh वाला। तो m कौन सा है, dm है इंटू g और h क्या है, y है। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा देखो dm के बदले में क्या लिख सकता हूं, m r d थीटा बाई l g और y के बदले क्या लिख सकता हूं, r cos थीटा, है ना। तो देखो ये क्या हो गया r cos थीटा m r, हाँ ठीक है। तो क्या हो जा रहा है बेटा, m r स्क्वायर बाय l बाय l g cos थीटा d थीटा। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी उस छोटे से उसके लिए, ठीक है, इस छोटे से चेन के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको इस छोटे से पोर्शन के लिए मिल गया, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्शन मिल सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ से लेकर के इस एंड तक बहुत सारे मिल सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए है ना, ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। सो यू हैव टू यूज योर इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चे देखो क्या हो जाएगा टोटल u पाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, du को। तो इंटीग्रेशन du कितना है देखो, m r स्क्वायर g बाय l cos थीटा d थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे बेटा, देखो थीटा आपने इधर से लिया है ना, तो इधर से लिया है तो लिमिट आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहां से। ठीक है, तो पहला जो एलिमेंट बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, यहां पर, यानी जीरो एंगल। तो स्टार्ट कहां से करोगे, जीरो से, और आखिरी एलिमेंट कहां बनेगा, यहां पर। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये टोटल L अपॉन R, तो L अपॉन R। ठीक है, जीरो से L बाय R तक आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बेटे ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर लो, एम आर स्क्वायर जी बाय एल कांस्टेंट है, बाहर कर लिया, कॉस थीटा डी थीटा, जीरो से एल बाय आर। ठीक है, जीरो से एल बाय आर। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन किसका हो रहा है बेटा, कॉस थीटा का। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, कॉस थीटा का। तो इसके लिए हमने देखो इंटीग्रेशन वाला टॉपिक ओपन करो, वहां पर हमने सीधा फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, sin थीटा, है ना, cos थीटा का क्या होता है, sin थीटा। तो यहां पर आ जाएगा mr स्क्वायर g बाई एल और इसका हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, कहां से कहां तक है बेटा, जीरो से l बाई आर। तो जहां पर थीटा है एक बार वहां पर ये रखेंगे और माइनस करके दूसरी बार ये रखेंगे, जो तरीका होता है क्या करने का, लिमिट रखने का। mr स्क्वायर g बाई एल साइन थीटा के बदले क्या रखूंगा बेटा, L बाय आर माइनस साइन जीरो, है ना, साइन जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो ही होता है। तो ये बच गया हमारे पास, ये हमारे पास बच जा रहा है एम आर स्क्वायर जी बाय एल साइन एल बाय आर। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन। ठीक है, लेट्स सी द आंसर, एम जी आर स्क्वायर बाई एल साइन एल बाई आर, करेक्ट। ओके, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर दिस चेन, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपको एलिमेंट लेकर के सॉल्व करना है जब मास क्या रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड रहे। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग क्या करेंगे,
आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा कि कल के लेक्चर में सीखा था बच्चे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ क्या होता है बेटा, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर ये सारी चीजें मैं छोटा छोटा मतलब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टर्म में करूं तो डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, तो कंजर्वेटिव वर्क फोर्स के कारण वर्क डन, ये क्या हो गया बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, तो क्या हो जाएगा F है ना, F डी आर। ठीक है, कौन सा वाला फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू बाय डी आर। ठीक है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर। इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है, देखो डी बाई डी आर क्या होता है बेटा, डी बाई डी आर क्या हो गया, उसका डिफरेंशिएशन किसका, यू का, यानी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन विद आर यानी पोजीशन। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर दिया है, अब आर क्या हो सकता है बेटा, आर अकेला भी हो, आर जो है वो स्पेस में हो सकता है। आर मतलब क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर है। याद करो पोजीशन वेक्टर हमने क्या सीखा है, पोजीशन वेक्टर हमने सीखा है इन स्पेस, इन प्लेन, इन लाइन। ठीक है, लाइन में भी हो सकता है, प्लेन में भी हो सकता है, स्पेस में भी हो सकता है। स्पेस में होगा तो बेटा एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा और जेड कंपोनेंट भी होगा, है ना। और अगर प्लेन में है तो कोई 2 कंपोनेंट होगा, लाइन पर है तो कोई 1 कंपोनेंट होगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं बनती है। तो एफ सी इक्वल्स टू, यानी कंजर्वेटिव फोर्स, पहले तो आपको आंख में मन में बिठा लेना है कि कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो बेटे अगर मान लो आपका जो u है, अब डिपेंड करता है कि u किसका फंक्शन है ना। केस 1, इफ u f ऑफ x है, ठीक है, उसमें सिर्फ x है, तो आपको क्या करना है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मिलेगा, x कंपोनेंट मिलेगा, fx क्या करोगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, क्या मिल जाएगा, माइनस डी यू बाई डी एक्स मिल जाएगा, है ना। f इस समय क्या मिल जाएगा आपको, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर मान लो इफ u इक्वल्स टू एफ ऑफ y, फंक्शन ऑफ y है, तो आपको क्या करना है बेटा, माइनस डी यू बाई डी वाई कर लेना है, y के साथ डिफरेंशिएट कर लोगे। केस 3, अगर z का फंक्शन हुआ तो इफ u इज अ फंक्शन ऑफ z, ठीक है, तो आपको f इक्वल्स टू कैसे लिख लेगा, माइनस डी यू बाई डी जेड करोगे, उसके x z के साथ डिफरेंशिएट करोगे, तो आपको मिल जाएगा बेटा क्या, पोजीशन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी फोर्स निकल आएगा वहां से आपको। अब मान लो बच्चे वो तीनों चीजों का फंक्शन हो या 2 से ज्यादा का फंक्शन हो, केस 4, ठीक है, अगर u जो है, u f ऑफ x, y और z तीनों का हो तो क्या करोगे, f y x y z तीनों का हो तो क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना बेटा, पहले जो भी फंक्शन होगा उसको x के साथ डिफरेंशिएट करना, माइनस लगाना, ये जो है फोर्स का x कंपोनेंट देगा। सिमिलरली
फिर आप उसको क्या करोगे, y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, वो फोर्स का y कंपोनेंट देगा। सिमिलरली फिर आप उसको z के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपको फोर्स का z कंपोनेंट देगा। फिर ये जो आएगा उसको फिर फाइनली आप इस रूप में लिखोगे, है ना, fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स। ठीक है, ये आ जाएगा फोर्स। अगर आपका ये जो है तीनों चीजों का फंक्शन होगा x y z तीनों का, तो आपको इस तरीके से करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो तो आपको फोर्स कैसे निकालना है, और इसमें से जो फोर्स आएगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स आएगा इससे, है ना। और कैसे निकालना है तो आपके सामने है ये सारे फॉर्मूले, एक आध एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा कि यूज कैसे करना है। ठीक है, सी, मान लो आपको लिखा हुआ है एग्जांपल कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है -5x²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -5x²। देन फाइंड फोर्स एट x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2 पर फोर्स निकालो। तो इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बच्चे। क्या करेंगे, तो ये देखो बेटा एक ही चीज का फंक्शन है, किसका, x का, तो कोई समस्या ही नहीं, x का फंक्शन है तो x के साथ ही डिफरेंशिएट होगा। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, -du/dx, यही फॉर्मूला है हमारा। तो माइनस, है ना, d/dx किसका, 5x² का, है ना, u कितना है, 5x² है, सॉरी -5x² है। ठीक है, तो बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन के रूल अगर आपको याद हो तो 5 कांस्टेंट बाहर हो जाता है, d/dx किसका करोगे, x² का, क्या लगाओगे, पावर रूल लगाओगे, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 5x² का। याद करो बेटा डिफरेंशिएशन का क्या रूल होता था, पावर सामने आ जाता है और एक घट जाता है तो x बच जाएगा। तो ये बच रहा है बेटा 5 2 10x। ठीक है, दिस इज द फोर्स। ओके, कब चाहिए बेटा, एट x इक्वल्स टू 2, तो f एट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 into 2 दैट इज 20 न्यूटन। हियर वी गॉट, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना आ रहा है, 20 न्यूटन है, और ये किस नेचर का है, तो कंजर्वेटिव नेचर का है। तो बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो दूसरी वैरायटी का, तो इसी तरीके से y के कंपोनेंट रहे, y रहेंगे तो y के साथ डिफरेंशिएट करोगे, z रहेगा तो z के साथ डिफरेंशिएट करोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब दूसरा वैरायटी देखते हैं। सेकेंड वैरायटी, मान लो बेटा आपको क्वेश्चन में बोल दिया, क्वेश्चन में बोला कि u बराबर क्या है, kxyz। ठीक है, kxyz, देन फाइंड, ठीक है, u बराबर kxyz, देन फाइंड f। ठीक है, फोर्स निकालो। तो इसमें क्या करोगे, तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है बेटा कि u में ना x भी है, y भी है और z भी है, तीनों का फंक्शन है। तो हाउ टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि आपको क्या करना है, पहले फंक्शन को, है ना, x के साथ डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपको क्या देगा, फोर्स का x कंपोनेंट देगा। अब सवाल उठता है कि मुझे d/dx करना है किसका, u का, और u कितना है, kxyz। ठीक है, तो इसका मुझे x के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जो yz है उसका क्या करूं, तो बेटा वेरिएबल तो तीनों है ना, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। ठीक है, और मैं x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इनको क्या मानूं, तो बेटा जब आप x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे होगे तो याद रखना कि बाकी जो दो है, बाकी की जो क्वांटिटी है उनको कांस्टेंट मानना है। ठीक है, व्हेन इसको आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के साथ तो yz को कांस्टेंट मानना है, फिर जब y के साथ करोगे तो xz को कांस्टेंट मानना है, फिर z के साथ जब कर रहे होगे तो xy को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, तो दिस टाइम वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ x, सो दिस टाइम yz जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और k तो कांस्टेंट है ही। तो देखो क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं, तो -kyz बाहर आ गया बेटा, क्या बचा, d/dx x का, तो dx/dx 1 हो गया, तो -kyz
ठीक है, ये हो गया बेटा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली आपको आगे बढ़ना है, y निकालना है, क्या हो जाएगा बेटा माइनस डी यू बाई डी वाई। तो इस बार आपको y के साथ करना है, तो बाकी चीजें क्या रह जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस डी बाई डी वाई के एक्स वाई जेड, तो y वेरिएबल बाकी चीजें कांस्टेंट, तो माइनस के एक्स जेड डी वाई बाई डी वाई वाई 1 हो गया, तो माइनस के एक्स जेड हो गया, ठीक है। ये एफ वाई हो गया बेटा, सिमिलरली एफ जेड हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी जेड, माइनस डी बाई डी जेड, यू क्या हो रहा है आपका के एक्स वाई जेड, ठीक है। तो दिस टाइम यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विथ जेड, तो z वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, सो माइनस के एक्स वाई बाहर आ गया, dz बाई dz 1 हो गया, ठीक है। तो fz आ गया बेटा ये, तो हमें क्या मिला देखो, x कंपोनेंट मिला, y कंपोनेंट मिला, z कंपोनेंट मिला। तो ओवरऑल वेक्टर जो होगा फोर्स का वो क्या होगा बेटा, fx i कैप, fy j कैप एंड fz k कैप। तो fx की जो वैल्यू निकाले थे, fy की जो वैल्यू निकाले थे और fz की जो वैल्यू निकाले थे, उन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। तो क्या निकल कर के आ रहा है, माइनस के वाई जेड आई कैप, माइनस के एक्स जेड जे कैप और माइनस के एक्स वाई के कैप, ठीक है। तो ये है आपका फोर्स वेक्टर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फाइनली परस्यू करना है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर, ठीक है। तो मैं एक दो और एग्जांपल लूंगा। भैया मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बिना आपका काम चलने वाला है नहीं। पूरे 2 साल आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई अगर फिजिक्स को पढ़ना चाहता है तो ये उसकी मूर्खता है पूरी तरीके से। आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने बोला कि जो है इंटीग्रेशन फिर से सिखा दो। मैंने एक शर्त रखी छोटी सी कि आपको लेक्चर देखना है प्रीवियस वाला और फिर उसके वो भेजने। यकीन मानो मुश्किल से 3 या 4 बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं, ठीक है। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स की क्लास में 3 to 4 स्टूडेंट्स बस भेजे हैं। दैट मीन्स कि यू आर नॉट स्टिल सीरियस, और जब तक आप सीरियस नहीं हो तो आपको दोबारा पढ़ा करके कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट वेस्ट माई एनर्जी, ठीक है। तो चलो आगे एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो बेटा, क्वेश्चन है कि ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ए पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर अ 2-dimensional force, is of the form u equal to 3x square y minus 7x. Find the force that acts at the acts at point x y, ठीक है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर देखो बेटा u को जब आप देखते हो तो उसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y वेरिएबल हैं, मतलब ये दो चीजों का फंक्शन है, ठीक है। 2 चीजों का फंक्शन है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको बारी बारी से करना पड़ेगा, है ना। तो x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, माइनस डी यू बाई डी एक्स करके, है ना, माइनस डी यू बाई डी एक्स करके। तो चलो सिंप्लीफाई करो इसको, माइनस डी बाई डी एक्स, है ना, क्या हो गया 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x। तो बच्चे मैंने क्या बोला था, जब आप x के साथ कर रहे हो तो y को क्या मानोगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो माइनस 3y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इस बार, है ना। इसका जब करोगे तो 3y कांस्टेंट हो गया, और आपको क्या करना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तो बता दो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा सर। फिर माइनस 7x का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो देखो क्या निकल करके आ रहा है, माइनस 3 2 जा 6xy
6xy माइनस 7, दिस इज एफ एक्स कंपोनेंट, फोर्स का एक्स कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूसरी बार आप क्या कर रहे हो, y कंपोनेंट निकालोगे तो माइनस डी यू बाई डी वाई करोगे, तो इस बार क्या करोगे बेटा, आप x को कांस्टेंट मानोगे, है ना, तो माइनस डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x, तो इस बार आपका जो 3x स्क्वायर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, डी वाई कर रहा हूँ ना, तो डी वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 7x इस बार क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है बेटा, y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 0 मिलेगा, तो माइनस 3x स्क्वायर आ रहा है फोर्स का y कंपोनेंट। सो देयरफॉर आपका जो ओवरऑल फोर्स वेक्टर आएगा वो fx i कैप प्लस fy j कैप z कंपोनेंट यहाँ है ही नहीं, तो fx देखो क्या आया था आपका, माइनस 6xy माइनस 7i कैप माइनस 3x स्क्वायर j कैप। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स वेक्टर राइट नाउ। ठीक है, अभी आपका जो फोर्स है वो ये है, इतना है, क्लियर है मेरी बात। तो देखो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी से, है ना, फोर्स का वो कैसे निकालना है, ओके, फोर्स कैसे निकालना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे हमारा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ओके बच्चे, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाएगा। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन potential energy and position with respect to reference is called potential energy कर्व, इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो मान लो बेटा मैंने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाई, इधर हमने पोटेंशियल एनर्जी लिया, इधर हमने एक्स लिया। ठीक है, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्राफ आया, आगे बात समझ में। तो इस ग्राफ से यानी पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का जो ग्राफ है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, क्या फायदा क्या है इसका। ठीक है, तो याद रखना बेटा, फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, दो चीजें होती। पहला, आप क्या कर सकते हो, फोर्स पता कर सकते हो। फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी कर्व वी कैन फाइंड फोर्स। कैसे मिलेगा बेटा फोर्स कैसे मिलेगा, तो याद रखना, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा है कि फोर्स बराबर क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स पढ़ा था ना बच्चे, F इक्वल्स टू क्या, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। और ये देखो u और x है। ठीक है, तो u और x के बीच में अगर आप डिवाइड करते हो इसको डी यू बाई डी एक्स, जो आपको दिख रहा है डी यू बाई डी एक्स, तो याद करो बेटा ये डी यू बाई डी एक्स क्या देता है, ये स्लोप देता है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। दिस इज द स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व का स्लोप देगा आपको क्या, डी यू बाई डी एक्स, और उसमें क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो माइनस ऑफ स्लोप, इसका अगर आपने स्लोप निकाला उसमें नेगेटिव किया तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। आगे बात समझ में।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, चाहो तो पता कर सकते हो कि फोर्स किधर अट्रैक्टिव होगा, किधर रिपल्सिव होगा, किधर जीरो होगा, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट्स एज्यूम करता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, ऐसे मैंने पॉइंट्स एज्यूम किए, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ ए पॉइंट पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या जीरो होगा, ठीक है। ए पॉइंट पर फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या जीरो होगा, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले ए के पास जाओगे और वहां पर एक स्लोप डालोगे, ठीक है बेटा। तो स्लोप हमने कुछ इस तरीके से डाला, ठीक है बेटा। तो आप देखो ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? तो बेटा एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देखो, तो एक्स एक्सिस के साथ जब आप इसका एंगल देख रहे हो तो क्या पता चल रहा है बेटा? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्लियर है। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? नेगेटिव स्लोप, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री का क्या मतलब होता है? नेगेटिव स्लोप। तो हियर द स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा क्या हो जा रहा है, एफ एट ए की बात कर रहा हूं मैं, तो माइनस पहले से था और स्लोप भी क्या आया? नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो फोर्स अगर पॉजिटिव हो बेटा तो ये शो करता है रिपल्सिव। क्या शो करता है? रिपल्सिव। ओके, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर जो फोर्स है वो क्या है? रिपल्सिव है। ए पॉइंट पर जो फोर्स है वो कैसा है? रिपल्सिव है। अब बात करता हूं मैं बी पॉइंट पर, ठीक है। बी पॉइंट पर कैसा होगा? तो बी पॉइंट पर स्लोप कैसा है? देखो बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्लोप है, स्लोप है ही नहीं, तो यहाँ पर फोर है ना, यहाँ पर du by dx क्या है? जीरो है। स्लोप कहाँ है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो du by dx है वो जीरो है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो F at B इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि du by dx at B क्या है? वो जीरो है। du by dx at b क्या है? जीरो है। सिमिलरली c पर देखो बेटा, f at c, तो यहाँ पर अगर आप स्लोप डालोगे तो ऐसा स्लोप जाएगा बेटा, ऑलमोस्ट, है ना, इस तरीके का स्लोप जाएगा। तो इस ये देखो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? लेस देन 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी एक्यूट एंगल बना रहा है। लेस देन 90 यानी एक्यूट, और लेस देन 90 डिग्री वाला जो ये होता है स्लोप होता है वो पॉजिटिव स्लोप कहलाता है। तो माइनस और स्लोप क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस क्या रहेगा बेटा? माइनस, ठीक है। तो फोर्स क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है बेटा अट्रैक्टिव, ठीक है। नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव। सो हियर इट इज अट्रैक्टिव, हियर इट इज रिपल्सिव, हियर इट इज जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है उसके स्लोप से फोर्स का नेचर पता कर सकते हो। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा, ठीक है। कितना होगा ये भी पता कर सकते हो, है ना, कितना होगा। अगर आपको स्लोप पता चल जाए, ये एंगल्स पता चल जाए, तो आप उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो स्लोप्स मतलब इसके स्लोप से अपने को फोर्स मिलता है। कैसे मिलता है? तो भाई यहाँ से दिख रहा है आपको, आगे बात समझ में। और जो दूसरी चीज है, एक तो काम हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं वो देखो। तो सेकेंड फायदा होता है इसका, यूज होता है, सेकेंड, टू फाइंड दी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी या फिर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी ये पता करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व का यूज करते हैं, ठीक है बेटे। पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दूसरा क्या होता है? इस काम में आता है। तो दूसरा चीज आपको जो करना है, अगर आपको u और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, पहली चीज, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। वो पोजीशन जहां पर फोर्स जीरो है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो आपने देखा बेटा कि चूंकि, है ना, चूंकि फोर्स क्या होता है? माइनस du by dx होता है, तो फोर्स नेगेटिव कहां होगा? सॉरी, फोर्स जीरो कहां होगा?
जहां पर स्लोप क्या होगा, जीरो। तो देखो यहाँ पर स्लोप कहाँ कहाँ जीरो दिख रहा है बेटा, तो ये एक स्लोप है और ये एक स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, यहाँ पर भी स्लोप जीरो है, तो ये दोनों ही पोजीशन पर क्या होगा, फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है स्टेबिलिटी का, ठीक है, स्टेबिलिटी का जो पहला कंडीशन है वो है कि du बाई डी एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, du बाई माइनस ऑफ du बाई डी एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। टू फाइंड द कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी है ना, एफ एक्स एफ या माइनस डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो। इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। एक कंडीशन हो गया। फिर दूसरी चीज, अब देखो बेटा ये जो पॉइंट है ना, बी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है, दो दो जगह पर अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको मिनिमम मिल रहा है, यहाँ सॉरी यहाँ पर भी आपको स्लोप जीरो मिल रहा है और यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है बेटा, स्लोप जीरो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको दिख रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है बेटा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, लेकिन ये वाली चीज इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आपको जो फोर्स है वो जीरो है, यहाँ पर भी फोर्स जीरो है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट इट, ठीक है। देखो बेटा, तो स्टेबिलिटी दोनों जगह पर है, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, एक डिफरेंस है। तो मान लो आपने कोई चीज को यहाँ पर रखा, ठीक है, इस जगह पर कोई चीज को रखा है ना, आप इसको ये समझो, कोई ऐसा स्लोप समझो जैसे आप कटोरा देखते हो है ना, इस तरीके का। तो अगर आपने कोई किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, एक राउंड शेप का कोई चीज यहाँ पे रख दिया, ठीक है, तो छोड़ दोगे ये स्थिर रहेगा, है ना। सिमिलरली किसी एक राउंड शेप के गोली को मान लो आपने यहाँ रख दिया, अगर स्थिर छोड़ दिया तो वो रह जाएगा, ठीक है, रह जाएगा। बट सोचो अगर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो फिर भी क्या होगा, थोड़ा सा हिलेगा और फिर वापस से यहाँ आकर के स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, इसको अगर मैंने थोड़ा सा भी छेड़छाड़ की तो वो क्या रहेगा, वहां पर दोबारा आएगा नहीं, वो क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरीके से इधर उधर चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, स्टेबल है, और इसकी जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल नहीं है ना। आ रही बात समझ में, ये स्टेबल नहीं, ये स्टेबल है, इसको हिला भी दूंगा तो फिर से वापस स्टेबल हो जाएगा, बट ये फिर से स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, एक्चुअल में थ्री टाइप्स, ठीक है। तो एक को कहते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरे को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरे टाइप का होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन या स्टेबिलिटी का कंडीशन प्राप्त करने के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, किस चीज की, पोटेंशियल एनर्जी कर्व की, ठीक है। तो चलो कंडीशन देखेंगे हम लोग क्या क्या होगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलो तो पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, ठीक है, शुड बी मिनिमम। तो यहाँ कर्व में देख लेना कौन सा मिनिमम वाला पॉइंट है, वहां पर क्या होगा, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की संभावना है। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, एक चीज। दूसरी चीज क्या बेटा, दूसरी चीज क्या, फोर्स शुड बी जीरो, नेट फोर्स शुड बी जीरो, वहां पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखो ये जो F है, F और F आप कैसे निकालोगे बेटा, माइनस डी यू बाई डी एक्स करके, उसको इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो, यानी स्लोप जो आना चाहिए उसका वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा चीज हो गया। और तीसरा चीज आपको देखना है कि डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी यू स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तो आपका वो क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तब फिर ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा।
दूसरी चीज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या करना है, सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मैक्सिमम। दूसरी, इसमें भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स शुड बी जीरो। और तीसरा, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। दो बार डिफरेंशिएट करोगे, यू जो फंक्शन रहेगा उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है और उसको चेक करना है कि ये क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा, नेगेटिव, है ना। मतलब डी स्क्वायर यू बाय डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो नेगेटिव आनी चाहिए, यहाँ क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो आपका ये क्या कहलाएगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन। फिर तीसरा जो मैंने बोला, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, तीसरा मैंने बोला न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसकी क्या कंडीशन है, थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होगा बेटा, डी एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो भी जीरो होगा और डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो भी जीरो होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। डायग्राम से आप अगर समझना चाहते हो इस तरीके का है, मान लो अगर, तो ये जो है बेटा यहाँ पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो ये स्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा, ओके। और ये इस तरीके का है तो ये न्यूट्रल होगा। क्यों, यहाँ पर अगर किधर भी छोड़ो तो ये यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा और स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। यहाँ पर कोई चीज को रखोगे, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करोगे तो वो क्या होगा, वापस से अपने पोजीशन पर नहीं आएगा। और इसमें क्या है बेटा, इसमें अगर मान लो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, थोड़ा सा छेड़ दिया तो यहाँ आके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इधर छेड़ दिया इधर आकर के इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो कहीं पर भी छेड़ोगे उसको वो इक्विलिब्रियम में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से तीन प्रकार की इक्विलिब्रियम होती है। एक एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे इसको बेहतर ढंग से कि आखिर यूज कैसे करना है इसको, ठीक है। लेट्स सी। चलो भाई एक एग्जांपल लिया जाए। सी क्या कह रहा है एग्जांपल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ सर्टेन फील्ड हैज द फॉर्म, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है U इक्वल्स टू A अपॉन आर स्क्वायर माइनस B बाय आर, ठीक है, B बाय आर, where A and B are positive constants। A, B पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, R is the distance from the center of the field। R मतलब क्या है, पोजीशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ R नॉट corresponding to the equilibrium position of the particle। find R नॉट which is इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब आपको इक्विलिब्रियम का पोजीशन पता करना है, मतलब कहां पर कौन से वैल्यू पर आपका इक्विलिब्रियम होगा, है ना। आर किस आर पर आपका इक्विलिब्रियम होगा, कहां पर आपका इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। एग्जामिन वेदर दिस पोजीशन इज स्टेबल। एग्जामिन वेदर दिस पोजीशन इज स्टेबल। क्या ये स्टेबल है, ठीक है, चेक करना है। चल शुरुआत करते हैं। तो बेटे देखो U इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, A बाय आर स्क्वायर माइनस B बाय आर। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको फोर्स निकालना। फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, माइनस डी यू बाई डी आर करके, है ना।
x का फंक्शन होता तो x के साथ करते हैं, अभी r का फंक्शन है तो r के साथ कर रहे हैं, y का फंक्शन होगा y के साथ करेंगे, तो जिसका फंक्शन होगा बेटा उसके साथ करोगे। तो चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, माइनस डी बाई डी आर, ये हो गया a बाई आर स्क्वायर माइनस b बाई आर। हाउ टू डिफरेंशिएट इट, तो क्या करोगे बेटा, माइनस ये हो गया आपका d बाई डी आर, इसको क्या लिख सकते हो आप पता है, a r को पावर -2 लिख सकता हूँ, यस ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, माइनस d बाई डी आर, इसको मैं b r का पावर -1 लिख सकता हूँ। समझ गए आप बात को, है ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा -2 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा -1 हो जाएगा। बस अब सिंप्लीफाई हो गया बेटा, इसको आराम से कर सकते हो आप। माइनस है ना, a कांस्टेंट टर्म है बेटा, पावर क्या हो जाता है, माइनस सामने आ पावर सामने आ जाता है और एक माइनस हो जाता है, तो r का पावर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, माइनस b क्या है बेटा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पावर सामने आ जाता है, पावर एक कम हो जाता है, तो r -2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा बेटा। ठीक है, तो -2a r -3 हो गया और इधर हो गया प्लस b r का पावर -2। ठीक है, अंदर ले चलो बेटा, तो 2a r का पावर -3 और माइनस b r का पावर -2, है ना बच्चे। तो ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक। तो ये आ गया बेटा फोर्स। आपको क्या पता है बेटा कि फोर्स क्या होना चाहिए, जो भी इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है वहां पर फोर्स को हर हाल में 0 होना पड़ेगा। तो इसको कर लो बेटा इक्वल टू 0, है ना, तो ये इक्वल टू 0 करोगे, इसको इधर भेजो, तो इसको लिख सकते हो 2a बाई आर क्यूब और इसको लिख सकते हो b बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर कट जाएगा बेटा, तो बचा क्या अपने पास 2a बाई आर इक्वल्स टू b, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या हुआ 2a बाई b। तो आप क्या देख पा रहे हैं बेटा, r की इस वैल्यू पर फोर्स क्या हो जाएगा 0, है ना, r की इस वैल्यू पर फोर्स क्या हो जाएगा 0। यानी आपको कहां पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, इक्विलिब्रियम मिलना मतलब जहां पर फोर्स 0 होगा। तो कहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिल रहा है, कहां पर फोर्स 0 मिल रहा है, तो r इक्वल्स टू 2a बाई b। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब इस पोजीशन पर रहेगा, है ना, x की वैल्यू जब इस पोजीशन पे रहेगा तो उसका क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, इसको चेक करना पड़ेगा, है ना बेटा। अभी हमने ये चेक कर लिया कि कहां पर स्टेबिलिटी होगी, अब कौन सी टाइप की स्टेबिलिटी है वो हमें पता करना है। तो एक काम तो हो गया बेटा हमारा, ठीक है, एक काम हमारा हो गया। ठीक है, अच्छे से समझा आपने। अब देखो सीरीज सेकेंड पता करने के लिए, मतलब वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, हमने क्या देखा है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u, है ना, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ u जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आप क्या करो बेटा, यहां पर आपने माइनस डी यू बाई डी आर किया है ना, है ना, ये क्या किया है माइनस डी यू बाई डी आर। अच्छा चलो मैं शुरू से कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो देखो हमारे पास क्या है बेटे, u इक्वल टू a बाई आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, r का पावर -2 माइनस b, r को क्या लिख सकता हूँ -1। तो एक बार डिफरेंशिएट करो बेटा, du बाई डी आर क्या हो गया -2a r का पावर -3 और ये माइनस b -1 r का पावर -2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो -2a r का पावर -3 और प्लस b r का पावर -2, ये आ गया आपका du बाई डी आर। फिर आपको इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो वापस से d² u बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो -2a है ना, -3 बाहर आ जाएगा और एक और घट जाएगा, तो -4 हो गया बेटा, प्लस b ये -2 सामने आ जाएगा, r का पावर इस बार -3 हो जाएगी। अब देखो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है बेटा, 3 2 जा 6a, r का पावर नीचे आकर के 4 हो जाएगा, -2b बाय, है ना, नीचे आकर के r का पावर 3 हो जाएगा। तो देखो ये d² u बाई डी आर स्क्वायर इतना आया। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब इसको चेक करना है कि ये प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे प्लस होगा कि माइनस होगा, और कहां पर पता करेंगे, तो आपको ये वहीं पर चेक करना है जहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिला है। इक्विलिब्रियम कहां पर मिला है बेटा, यहां पर मिला है, तो इस वैल्यू को r के प्लेस पर रखो। ठीक है, तो रख दो 6a
आर की बदले क्या रखोगे बेटा 2a/b, तो 2a/b का पावर 4 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a/b का पावर 3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो ये हो जा रहा है 6a b का पावर 4 अपॉन 2 16 हो जाएगा 16a⁴। ठीक है, माइनस 2b⁴ अपॉन 8a³ है ना, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो देखो क्या कट पिट रहा है, हो रहा है कुछ, यस, एक a कट जाएगा बेटा, क्यूब रह जाएगा है ना, और ये 3 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ से ठीक, तो ये क्या बच रहा है बेटा 3b⁴/8a³ माइनस 2b⁴/8a³। ठीक है, तो देखो क्या बच रहा है b⁴/8a³। देखो ये पॉजिटिव आया ना, ये क्या आया बेटा, पॉजिटिव आया। सो देखो आपका d²u/dx², इसमें कहीं निगेटिव नहीं है ना, माइनस थोड़ी है, नहीं है, तो ये पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया। तो आपने देखा है डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो किसको शो करता है, वो शो करता है स्टेबल इक्विलिब्रियम को। आगे बात समझ में, वो किसको शो करता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको डीसी में भी मिल जाएंगे, आपको सॉल्व करना है, आज के आज ही सॉल्व करना है, और किसी में दिक्कत हो तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं अगले लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चे, तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं, बाय बाय।